गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो हरियाणा में जो राज्य स्थापित हुए थे, जैसे हमने बात की बल्लभगढ़ की, फरुखनगर की, रेवाड़ी की, वो हम कर चुके हैं। तो हम बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। बंदा बहादुर ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो बंदा बहादुर कौन था, कहाँ उसका जन्म हुआ था, उसके बारे में हम देखते हैं। तो बंदा बहादुर के अगर जन्म की बात करें तो बंदा बहादुर का जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1670 में। कहाँ? पश्चिमी कश्मीर में। जिला पूंछ के राजौरी गांव में। ये बंदा बहादुर के बारे में है। कुछ एक इतिहासकार, मतलब ज़्यादातर इतिहासकार तो मानते हैं कि कश्मीर में हुआ है, और एक इतिहासकार जिसका नाम आता है केसी यादव, वो कहता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, हरियाणा में हुआ है। तो बंदा बहादुर के बारे में हमने बताया उसका जन्म कहाँ हुआ, तो ज़्यादातर इतिहासकार हमारे क्या मानते हैं कि उसका जन्म कश्मीर में हुआ है। एक बात तो बंदा बहादुर के बारे में ये हो गई। दूसरा, बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था भाई? बंदा बहादुर के बचपन का नाम भाई लक्ष्मण दास था। अब बात आती है, बंदा बहादुर कश्मीर में रह रहा होता है और उसके गृह त्याग के पीछे एक कहानी बताई जाती है कि वो कृषक परिवार से संबंधित है। एक बार क्या होता है, गर्भवती हिरनी का शिकार करता है। उसके बाद क्या है, वो दुख में क्या करता है, अपने घर को त्याग देता है। बंदा बहादुर यहाँ से निकल करके जानकी प्रसाद नामक एक वैरागी के संपर्क में आता है, तो वो वैरागी बन जाता है उसके बाद। और लक्ष्मण देव का नाम अब क्या पड़ जाता है वैरागी बनने के बाद? माधोदास। पहले बचपन का नाम उसका क्या है, लक्ष्मण दास है। उसके बाद क्या है, माधोदास बनता है, जो वो वैरागियों के संपर्क में आता है। वैरागी संपर्क के बाद, और इसके बाद एक योगी के साथ मिलकर के वो तंत्र विद्या भी सीखता है भाई। 1708 के आसपास क्या होता है, नांदेड़ क्षेत्र में उसकी भेंट किससे होती है? गुरु गोविंद सिंह से। तो तीसरा हमारा मेन क्या रहेगा यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह से उसकी भेंट कब होती है? भेंट 1708 में। कहाँ पर हुई? नांदेड़ में। अब गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होकर के वो क्या करते हैं, सिख धर्म को अपना लेते हैं। और सिख धर्म अपनाने के बाद उनका नाम क्या पड़ जाता है? बाद उनका नाम पड़ता है भाई बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर। अभी तक हमने इतनी चीज़ें की हैं। मेन हमारा क्या है, सिख धर्म में बंदा बहादुर का बहुत अहम रोल रहता है, लड़ाइयों में या हरियाणा में बार बार लूट करने में। तो हम बंदा बहादुर के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, बचपन का नाम क्या था, बाद में नाम उनका क्या पड़ गया, और जब गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में वो आते हैं तो उसके बाद उनका नाम क्या पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं इसमें। उसके बाद क्या करता है, गुरु गोविंद सिंह से प्रभावित होकर के, और गुरु गोविंद सिंह उनको मुसलमानों से सिखों के ऊपर किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए भेज देता है। तो इतना हमने बंदा बहादुर का किया। अब यहाँ क्या है, बंदा बहादुर की सफलताएं क्या रही है, उसकी सैनिक कारनामे क्या रहे, ये हम देखेंगे। यहाँ बंदा बहादुर के सैनिक कारनामे, मतलब उसने कहाँ कहाँ लूटपाट की, क्या किया, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करता है, वहाँ से पंजाब से निकल करके सिहरी खंडा को वो अपना मुख्यालय बनाता है। किसको मुख्यालय बनाता है बंदा बहादुर? अपना सिहरी खंडा को।
उसके बाद हरियाणा की तरफ आता है, वो हरियाणा में अपने अभियान शुरू करता है। तो यहाँ हम मेन जो उसके अभियान रहे उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सोनीपत पर वो आक्रमण करता है। अब यहाँ हरियाणा में आता है, सोनीपत पर आक्रमण क्यों करता है, क्योंकि मुग़लों का प्रमुख केंद्र था, मुग़लों ने यहाँ अधिकार कर रखा था। तो यहाँ पर वो आक्रमण करके मुग़ल जो फौजदार है वो उससे भयभीत होकर के बिना मुकाबला किए ही दिल्ली की तरफ भाग जाता है। तो यहाँ वो लूटपाट करता है, बहुत सा धन प्राप्त करता है। इससे बंदा बहादुर का साहस बढ़ जाता है। सोनीपत पर आक्रमण करने के बाद बंदा बहादुर क्या करता है, शाही कोस को लूटना। सोनीपत पर आक्रमण करने के बाद बंदा बहादुर समाना की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ कैथल के निकट उसको सूचना मिलती है कि बहुत सा भारी मात्रा में शाही कोस यहाँ से जा रहा है। तो वो उसको लूटने के लिए चल पड़ता है और भूना नामक क्षेत्र के आसपास वो शाही खोज जितना भी धन उसको प्राप्त होता है वो अपने सैनिकों में बांट देता है। तो ये हमने बात की शाही कोस को लूटना। तो थर्ड पॉइंट उसका क्या रहेगा, समाना की विजय। अब देखो समाना की विजय, क्योंकि हमने सोनीपत की बात की कि सोनीपत में क्या है, यहाँ पर मुगलों का शासन है, वो आक्रमण करता है और वहाँ से धन प्राप्त करता है, शाही को उसको लूट लेता है। समाना आक्रमण करने के लिए क्यों जा रहा है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि जिस जल्लाद ने तेग बहादुर सिंह को फांसी पर चढ़ाया था वो जल्लाद, और जिसने गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, वो यहाँ रहते थे समाना में। इसलिए क्या है, उसका बदला लेने के लिए वो समाना के ऊपर आक्रमण करता है और बड़ी भारी मात्रा में मुसलमानों को यहाँ मार देता है वो। तो ये हम समाना की विजय में करेंगे कि समाना को उसने जीत लिया आक्रमण करके। उसके बाद फोर्थ अगर पॉइंट रहेगा वो अपना क्या रहेगा, वो है अपना गुदाम एवं मुस्तफाबाद। बाद की विजय। अब इसके बाद क्या करता है, बंदा बहादुर जाकर के इन क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, यहाँ से भारी मात्रा में धन प्राप्त करता है। भले ही मुग़लों के पास क्या है, फौजदार हैं, उनके सैनिक बहुत हैं, तोपे भी हैं उनके पास, लेकिन ये अपने जोश और अपनी हिम्मत के बल पर क्या करते हैं, मुग़ल फौजदारों को हरा देता है। फिर फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि वो क्या करता है उसके बाद, कपूरी की विजय। कपूरी क्षेत्र पर क्या है, मुग़ल एक फौजदार है जिसका नाम क्या है, कदमुद्दीन है। वो क्या है, चरित्रहीन व्यक्ति है, ठीक है, हिंदू औरतों का अपमान करता है। इसलिए उसका बदला लेने के लिए बंदा बहादुर क्या करता है, कपूरी पर आक्रमण करता है और वहाँ से उसको पराजित करके उसको मौत के घाट उतार करके वहाँ से धन प्राप्त करता है। तो 5-6 चीज़ें हमने बंदा बहादुर के बारे में बताई, उसके सैनिक कारनामे, कि वो सैनिकों को इकट्ठा उसने कर रखा है और वो क्या करता है, जो मुग़ल फौजदार जहाँ रह रहे हैं या मुग़ल सेना ने जहाँ अधिकार कर रखा है वहाँ आक्रमण करता है, धन प्राप्त करता है, लूटपाट करता है और उनको मौत के घाट उतार देता है। तो ये हमने किया। उसके बाद क्या करता है, कपूरी विजय करने के बाद वो सढौरा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है। सढौरा की विजय, सढौरा में भी क्या है, मुग़ल फौजदार है जिसका नाम क्या है, उस्मान खां है। वो भी क्या है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, कुख्यात है, वो करूर व्यक्ति है। तो उसके ऊपर आक्रमण करके यहाँ पर वो सारे मुसलमानों को मौत के घाट उतार देता है। कुछ इतिहासकार तो क्या कहते हैं कि इतना उसने कत्ले आम किया कि सढौरा का नाम बदल करके कत्ल घाटी पड़ गया। उसके बाद सढौरा विजय के बाद सरहिंद की विजय आती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सरहिंद की विजय ही रहती है। सरहिंद में उस टाइम पीरियड में मुग़ल फौजदार है जिसका नाम क्या है, वजीर खां है, वो शासन कर रहा है। अब वजीर खां यहाँ सरहिंद के ऊपर आक्रमण क्यों करता है, उसके पीछे यहाँ बहुत सी चीज़ें बता रखी है कि जो ये वजीर खां है, इसने जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके 2 बेटों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। अन्य 2 बेटे जो उसके मारे गए थे युद्ध भूमि में, वो भी वजीर सिंह के साथ आक्रमण करते हुए या लड़ाई करते हुए मारे गए थे। और जब गुरु गोविंद सिंह को एक मुग़ल मार देता है तो उसके पीछे भी ये कहा जाता है कि उसको वजीर सिंह ने ही भेजा था। इसलिए उन सब का बदला लेने के लिए वो सरहिंद के ऊपर या वजीर सिंह के ऊपर आक्रमण करता है।
थोड़े टाइम पीरियड तक तो इन दोनों में तर्क वितर्क चलता है कि मैं जिहाद का, धर्म युद्ध का नारा देता हूँ, मैं तुम्हें हरा दूंगा और सारी चीज़ें। उसके बाद क्या होता है, 22 मई 1710 को आमने सामने सरहिंद के 16 किलोमीटर दूर चप्पड़ चिड़ी नामक स्थान पर इनकी लड़ाई होती है, जिसमें क्या है मुग़ल सेना एक बार बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, लेकिन लास्ट में वजीर सिंह मारा जाता है और सरहिंद क्षेत्र पर भी आक्रमण करके बंदा बहादुर यहाँ पर अधिकार कर लेता है और वो यहाँ मुखलिसपुर को अपनी राजधानी बनाता है और उसका नाम क्या रख देता है, लोहगढ़। तो सरहिंद में क्या है, मुखलिसपुर पर अधिकार करके मुख्यालय या राजधानी बनाया उसने और उसका नाम क्या रखा उसने, लोहागढ़ या लोहगढ़। ठीक है, तो ये इसकी सरहिंद की विजय रही। उसके बाद बंदा बहादुर की बात करें तो बंदा बहादुर को फिरोज खां द्वारा पराजित करना। अब क्या है, मुगल बार बार प्रयास कर रहे हैं कि बंदा बहादुर को कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन वो अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या है, बंदा बहादुर को नियंत्रित करने के लिए फिरोज खां मेवाती के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी जाती है, जो 1710 में क्या होता है, करनाल और इंद्री के बीच में इनकी लड़ाई होती है और बंदा बहादुर इसमें पराजित हो जाते हैं। फिर बंदा बहादुर यहाँ से निकल करके थानेसर चले जाते हैं। फिरोज खां उसके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है और बंदा बहादुर इसमें पराजित हो जाता है, लेकिन यहाँ से वो भाग जाता है, पकड़ा नहीं जाता है। और फिरोज खां को इनाम के रूप में सरहिंद का फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। तो बंदा बहादुर कब पराजित हुआ है, फिरोज खां जब के साथ उसकी जब लड़ाई होती है तो यहाँ बंदा बहादुर पराजित हो जाता है। उसके बाद देखेंगे 9 जो रहेगा आपका मुगलों का लोहगढ़ पर आक्रमण। अब देखो ये लोहगढ़ कौन सा है, वही हमने बात की है कि सरहिंद पर आक्रमण करता है और मुखलिसपुर का नाम बदल करके क्या रख रहा है, वो लोहगढ़ रख रहा है। पहले बंदा बहादुर 2-3 बार पराजित हो जाता है फिरोज शाह से, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, अपनी जो उसकी सिख सेना है उसको ऐसे ही बढ़ाता रहता है, विस्तृत करता रहता है। फिर से जो मुग़ल बादशाह है मुनीम खां के नेतृत्व में बंदा बहादुर के विरुद्ध सेना भेजता है। 60,000 सैनिक भेजे जाते हैं और बंदा बहादुर को जब पता चलता है कि लोहगढ़ की तरफ सेना बढ़ रही है तो वो भी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों का आमना सामना होता है। लेकिन बंदा बहादुर के पास खाद्य सामग्री की कमी होने के कारण लास्ट में क्या है, बंदा बहादुर यहाँ से वेश बदल करके चला जाता है या भाग जाता है। तो सरहिंद के ऊपर या लोहगढ़ के ऊपर मुग़लों का अधिकार हो जाता है भाई। उसके बाद देखते हैं आपका गुरदास नंगल की लड़ाई। अब गुरदास नंगल की लड़ाई होती है, बंदा बहादुर और फ़रुखसियर इस टाइम पीरियड में नवाब है। तो 1715 में क्या है, अब्दुस समद खां को लाहौर का जो सूबेदार है उसको भेजा जाता है सिखों के विरुद्ध और 1715 में गुरदास नंगल के क्षेत्र पर दोनों की लड़ाई होती है। और धीरे धीरे जब इसके पास बंदा बहादुर के पास सामग्री नहीं रहती, खाद्य सामग्री नहीं रहती है, सिखों का हौसला कम होने लग जाता है, तो लास्ट में 1715 में बंदा बहादुर क्या है, समर्पण कर देता है और उसको भाई दिल्ली ला करके मार दिया जाता है या शहीद हो जाता है बंदा बहादुर। तो ये सारा का सारा हमारा बंदा बहादुर का था कि जन्म कब हुआ, कहाँ, कैसे, क्या उसने विकास किया, सिखों से कैसे उसकी भेंट हुई, कैसे उसने सिख धर्म को अपनाया और कौन कौन से सैनिक कारनामे उसने दिखाए थे। तो यहाँ पर क्या है, आप 2 नंबर में तो क्या है अपना ये बता सकते हो कि बंदा बहादुर क्या है, कैसे है, क्या जीवन परिचय, सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। फिर उसके बाद जो आपका मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, जो आपका 16 नंबर में आया भी हुआ है, वो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिखों की गतिविधियां।
अब यहाँ ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कि 18वीं शताब्दी में सिक्कों की क्या गतिविधियाँ रही, या सिक्कों के 18वीं शताब्दी में सिक्कों के उदय के कैसे हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब बात करें 18वीं शताब्दी में हरियाणा में सिक्कों की गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई थी। लगातार कई सालों तक वो यहाँ आक्रमण करते रहे, लूटपाट करते रहे। इसके पीछे क्या कारण रहे कि सिक्कों ने हरियाणा क्षेत्र पर यहाँ या इन क्षेत्रों पर इनका दबदबा बढ़ गया था, तो इसके पीछे 2-3 कारण बता रखे हैं। एक तो हमने बात की कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, कब हुई, 1761 में हुई। और किस किस के बीच में हुई थी पानीपत की, मराठों का और अहमद शाह अब्दाली का। अब देखो, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है तो मराठों की शक्ति क्या है, क्षीण हो जाती है, और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र पर जो उनका दबदबा था वो समाप्त हो जाता है। और एक रीज़न क्या रहता है कि 1763 में जो सूरजमल जाट प्रमुख नेता है उसकी भी डेथ हो जाती है। और इसी समय में क्या है, जो पंजाब के क्षेत्र पर अहमद शाह अब्दाली का नियंत्रण होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए क्या है, सिखों को अपनी शक्ति बढ़ाने का समय मिल जाता है और वो अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, और धीरे धीरे करके और हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों पर वो आक्रमण करते हैं, लूटपाट करते हैं, धन संपत्ति का विकास करते हैं और शक्ति का विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें बताएंगे जो हमें डिस्कस करके आए, और चीज़ें क्या बता रखी हैं, क्या क्या कैसे उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया, क्या क्या उनकी गतिविधियाँ रही। तो सबसे पहले क्या है, सरहिंद पर उन्होंने आक्रमण किया। अब देखो, सरहिंद पर आक्रमण हम बंदा बहादुर के टाइम पीरियड में भी पढ़ के आए हैं, और ये आपके 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो 1764 में क्या करते हैं, ये सरहिंद के क्षेत्र पर यहाँ 2 दल बन जाते हैं सिखों के। कौन कौन से दल हैं सिखों के? 2 दल हैं। 2 जो दल हैं वो, एक आपका तरुणा दल है और दूसरा आपका कौन सा है, बूढ़ा दल है। तो ये 2 दल हैं। ये क्या करते हैं, अपना अपना दल बना करके और सरहिंद के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। और सरहिंद का गवर्नर इस टाइम पीरियड में जैन खां है भाई, और वहाँ उन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और लास्ट में जैन खां मारा जाता है। और सरहिंद पर ये बहुत भारी लूटमार करते हैं और यहाँ उसको पूरी तरीके से उजाड़ देते हैं। अब ये हमने बात की कि सरहिंद पर 2 दल बना करके ये आक्रमण करते हैं, जैन खां मारा जाता है। और सरहिंद में जितने भी क्षेत्र मिला है उनको, तो ये क्या करते हैं, सिख नेता आपस में उसको बांट लेते हैं। जैसे जस्सा सिंह हुआ लिया है, वो क्या करता है, नारायणगढ़ को ले लेता है। जय सिंह क्या करता है, खरड़ को ले लेता है। करम सिंह क्या करता है, शहजादपुर को, केसरी को ले लेता है। तो बहुत से जो सिख नेता हैं वो सरहिंद को ऐसे आपस में विभाजित कर लेते हैं। तो ये सिखों की सरहिंद के ऊपर आक्रमण की हो गई। उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट क्या रहता है, वो है आपका जवाहर सिंह की सिखों से संधि। अब ये जवाहर सिंह कौन है भाई, ये भरतपुर का जाट शासक है। जवाहर सिंह, सूरजमल के बाद जवाहर सिंह शासक बनता है। और वो उस टाइम पीरियड में क्या है, दिल्ली के जो कमज़ोर शासक होते हैं तो वो दिल्ली के ऊपर नियंत्रण का भी प्रयास कर रहे थे। लेकिन जवाहर सिंह के टाइम पीरियड में जो दिल्ली का वजीर है वो नजबुद्दौला है। अब उसके विरुद्ध क्या है, उसको सिक्कों की सहायता चाहिए थी जवाहर सिंह को, इसलिए क्या करता है, वो सिक्कों के साथ संधि का प्रयास करता है। और ये संधि कब होती है, 1765 में होती है। इस संधि का मतलब जरूरत किसको थी, जवाहर सिंह को थी, इसलिए उसने सिखों के साथ संधि की है। तो सिख क्या करते हैं, जवाहर सिंह के साथ अपमानजनक संधि करते हैं, जिसमें सिखों को 15,000 सैनिकों का वेतन मिलने लग जाता है। और अन्य जो मतलब सिखों की शक्ति क्या है इस संधि के बाद बढ़ जाती है। और नजबुद्दौला के विरुद्ध जो जाट अभियान करते हैं उसमें सिख उनको सहयोग भी देते हैं। उसके बाद थर्ड में क्या है कि सिखों की दिल्ली से वापसी। अब देखो, हमने बात की कि जवाहर सिंह ने उनका सहयोग प्राप्त किया। दोनों मिलकर के क्या करते हैं, नजबुद्दौला को हराने का प्रयास करते हैं और दिल्ली की तरफ उनकी शक्ति का विस्तार होने लग जाता है। अब नजबुद्दौला इनकी गतिविधियों को देखते हुए क्या करता है, अहमद शाह अब्दाली को फिर से सिखों के ऊपर या पंजाब के ऊपर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण देता है। तो अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, पंजाब की तरफ से फिर से बढ़ता है 1765 के आसपास। तो
उसके कारण क्या है, सिखों को जब ये सूचना मिलती है कि अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने के लिए उसकी सेना आ रही है, तो वो फिर से वापस क्या करते हैं, पंजाब चले जाते हैं। तो ये नजब-उद-दौला की सूझबूझ है, जिसके कारण क्या है, सिख यहाँ से वापस लौट जाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि सिखों का हरियाणा में पुनः प्रवेश। अब देखो, हरियाणा और ये दिल्ली से निकल के चले गए हैं वापस। अब जब वो अहमद शाह अब्दाली की सेना को वापस खदेड़ देते हैं और वहाँ अपना अधिकार कर लेते हैं, लूटपाट करते रहते हैं, तो फिर से ये जो इनके दोनों के दोनों सिखों के दल हैं, एक सहारनपुर के ऊपर आक्रमण करता है, दूसरा दल क्या करता है, हरियाणा के ऊपर फिर से आक्रमण करने लग जाता है और यहाँ लूटपाट करता है। और नजब-उद-दौला जो दिल्ली का वजीर था उस टाइम, इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाता, अतः वो क्या करता है, सिखों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें वापस पंजाब जाने के लिए बाध्य कर देता है। तो फिर से जब वो हरियाणा की तरफ और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नजम-उद-दौला फिर से क्या कर रहा है, कोई ना कोई चाल चल करके उनको वापस भेज रहा है। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि सिखों द्वारा सोनीपत एवं पानीपत में लूटपाट। अब देखो, उस टाइम पीरियड में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, मुगलों का शासन है और उन्हीं के जो अधिकारी हैं वो यहाँ शासन कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो इन क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं और यहाँ से धन लूट करके वापस ले करके जाते हैं, पानीपत में लूट मार। अब 1765 में नजब-उद-दौला द्वारा जो उनका अपमान किया गया उसका बदला लेने के लिए वापस फिर वो आते हैं 1766 में और सोनीपत के ऊपर आक्रमण करते हैं और यहाँ से लूटपाट करते हैं। और सिखों का साहस इतना बढ़ जाता है कि वो दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में भी लूटपाट करने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि दिल्ली पर सिखों का अधिकार। अब देखो, इस पॉइंट में हम क्या देखेंगे, अभी तक क्या देख के आ रहे हैं कि सिख वापस यहाँ आते हैं, फिर नजम-उद-दौला जो वजीर है उनको वापस जाने के लिए मजबूर कर देता है। तो अब दिल्ली पर उनका अधिकार कैसे रहा होगा। अधिकार की बात ये है कि जो कमज़ोर जो शासक हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करके अपनी चलाने वाली चीज़ें हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या है, सिख 1767 के आसपास जस्सा सिंह रामगढ़िया के नेतृत्व में हरियाणा करनाल क्षेत्र पर लूटमार करते हैं। नजम-उद-दौला जो सिखों का सामना करने का साहस किया, लेकिन किंतु क्या करते हैं, सिखों ने उसे करनाल के निकट शामली में पराजित कर दिया नजम-उद-दौला को। और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर नजम-उद-दौला या मुगल ना चाहते हुए भी क्या है, सिखों की शक्ति विस्तृत होने लगी और वो दिल्ली के आसपास अपना अधिकार कर लेते हैं। सिखों की अब इच्छा क्या है कि वो दिल्ली में राजा बनाने वाले बन जाए। मतलब जैसे किंग मेकर कौन थे पहले, सैयद बंधु थे जो मुगलों को शासक बनाते हैं और उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। तो वही चीज़ सिख भी चाहते हैं, लेकिन इनकी आपसी गुटबंदी के कारण क्या होता है, सिखों को यहाँ से वापस लौट करके जाना पड़ता है। तो ये दिल्ली पर सिखों के अधिकार की बात है कि नजम-उद-दौला को पराजित करते हैं, फिर दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेते हैं, लेकिन आपसी जो एकता के अभाव के कारण उनको वापस लौट करके यहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम 7वें पॉइंट में क्या देखेंगे कि सिखों द्वारा हरियाणा में लूटमार। अब बार बार सिख क्या है, हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर लूटमार कर रहे हैं। अब इस टाइम पीरियड में क्या है, नजब-उद-दौला बीमार हो जाता है। जब उसकी सूचना मिलती है कि कमज़ोर हो गया, तो वो हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं और उसका नजब-उद-दौला का जो बेटा है जाबित खां, वो उनको रोकने का प्रयास करता है, उनका विरोध करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। और इसी टाइम पीरियड में 1770 में क्या है, नजीब-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है। अब सिखों ने लगातार क्या है, हरियाणा में 1772 तक लूटमार मचाई। मतलब 1770 से लेकर के 1772 तक जब कोई उनको रोकने वाला नहीं है, तो वो बार बार आक्रमण कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं हरियाणा पर। इसमें हम ये बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, दिल्ली की सिखों द्वारा लूटमार। अब क्या है कि फिर से ये जो 1774 के आसपास है, फिर से आक्रमण करने के लिए इधर आते हैं। शाहदरा में भयंकर लड़ाई होती है इनकी आपस में मुगलों के साथ और लूटपाट यह मचाते हैं।
अब इस टाइम पीरियड में जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं लूटमार करने के लिए, और दिल्ली में एक और दल निकल करके आता है गुज्जरों का, जो गुज्जर भी क्या है दिल्ली में लूटमार कर रहे हैं। तो मुग़ल बादशाह क्या करता है इस टाइम पीरियड में, मुग़ल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय है। वो क्या करता है, गुज्जरों के विरुद्ध सिखों की सहायता लेने का प्रयास करता है, उनसे संधि करने का प्रयास करता है कि मैं आपको शाहबाजपुर की जागीर दे दूंगा और आप क्या करोगे, गुज्जरों के विरुद्ध मेरी सहायता करोगे, सहयोग करोगे गुज्जरों को यहाँ से भगाने के लिए। लेकिन ये संधि असफल हो जाती है और सिखों को पराजित करने के लिए सुमरू को भी भेजा जाता है मुग़लों के द्वारा, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद भी लगातार हरियाणा में सिख अपनी इन्हीं गतिविधियों के चलते लंबे समय तक लूटपाट करते रहते हैं, धन कमाते रहते हैं और सिखों की शक्ति इस टाइम पीरियड में बढ़ जाती है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सिखों का था। जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो 2-3 बार आया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसमें पहले तो क्या है, हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर सरहिंद पर उन्होंने कैसे क्या आक्रमण किया 1764 के आसपास, कौन से 2 दल थे, कैसे कैसे उन्होंने बंटवारा किया, फिर जवाहर सिंह के साथ सिखों की कैसे संधि होती है, फिर सिखों की दिल्ली से वापसी की होती है और सिखों का हरियाणा में पुनः प्रवेश है, सिखों द्वारा सोनीपत एवं पानीपत में लूटमार है, दिल्ली पर सिखों का अधिकार है, सिखों द्वारा हरियाणा में लूटमार है, दिल्ली की सिखों द्वारा लूटमार है। मतलब बार बार क्या है, वो यहाँ अधिकार या अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए नहीं आ रहे, वो यहाँ से लूटमार कर करके धन ले करके वापस जा रहे हैं, अपनी सेना में उसको विस्तृत बांट रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका इसमें आ जाएंगे। अगर बात करें मेन इसमें कौन कौन से आपका इम्पोर्टेंट चीज़ निकल करके आई, तो एक तो क्या है कि 18वीं शताब्दी में सिखों की शक्ति का विस्तार कैसे हुआ, 1-2 चीज़ें कोई भी पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि नजब-उद-दौला कौन था या क्या, कैसे उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया था। तो ये आपकी 3-4 चीज़ें हैं। और बंदा बहादुर का तो है ही, बंदा बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 4-5 लाइनें उसके बारे में लिख सकते हैं। 16 नंबर का आपको बता ही दिया कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे हम अपनी बुक में भी दिखा सकते हैं आपको। आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये 18वीं सदी में हरियाणा में सिखों की गतिविधियों का वर्णन कीजिए, या सिखों के उदय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये आपका आया हुआ है, तो ये अपना याद करो भाई अच्छे से, ठीक है।